जिंदगी में आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हम में फाइनेंशियल प्रतिभा होना जरूरी है। हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे जगाने की जरूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, परंतु हमें यह नहीं सिखाया है कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। और यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन जिस समय पैसा आपके लिए काम करने लगेगा तब आप अपने आप अमीर बनते जाएंगे। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। मोटरसाइकिल चलाना सीखते समय शुरुआत में हम डगमगाने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता और आप आराम से भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी बाइक चला लेते हैं। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। फाइनेंशियल जीनियस बनने के सफर में शुरुआत में आप थोड़ा डगमगाने लगेंगे, लेकिन आप अगर संकल्प कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। अब मैं आपको वह 7 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित कर सकते हैं और आसानी से अमीर भी बन सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का पहला तरीका, आपके पास हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण होना चाहिए। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद रास्ते में आने वाली मुसीबतों को देखकर उन पर हकीकत हावी हो जाती है। वे बहाने बनाने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सड़क बहुत लंबी है, इस पर बहुत से पहाड़ हैं, पत्थर हैं, गड्ढे हैं, आजू बाजू में खाई भी है जिन्हें पार करना होगा। और इन्हीं मुसीबतों को देखकर वे हार मान लेते हैं और रास्ते को छोड़ देते हैं। आप अमीर क्यों होना चाहते हैं, इसका आपके पास ठोस कारण होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। जो चीज़ पसंद आए उसे खरीदना चाहता हूँ। दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों का आस्वाद लेना चाहता हूँ। दुनिया घूमना चाहता हूँ और ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहता हूँ। मैं अपनी मौत के बाद भी अपने वारिसों के लिए करोड़ों रुपए छोड़कर जाना चाहता हूँ। अब आप क्या नहीं चाहते? मैं सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक कर्मचारी बनकर सारी ज़िंदगी अपने परिवार का बोझ नहीं ढोना चाहता। अपने परिवार के लिए मैं कर्जा छोड़कर नहीं मरना चाहता। ये है मेरी अमीर बनने की प्रेरणा। तो आपकी अमीर बनने की प्रेरणा क्या है? क्या आपके पास इस क्यों का सटीक आंसर है तो उठिए और अपने मिशन पर लगे रहिए। जब तक आप अपने क्यों को नहीं ढूंढ लेते तब तक आप फाइनेंशियली जीनियस बनने की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। याद रखें, बिना दमदार कारण या लक्ष्य के जिंदगी में हर चीज कठिन लगती है। तरीका नंबर 2, हमारे द्वारा चुने हुए विकल्प ही हमें अमीर बनाते हैं। जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम इसे दोस्तों के साथ पार्टी करने में खर्च कर दे, अननेसेसरी चीजें खरीदते रहे और खर्च कर दे, घूमने फिरने में खर्च कर दे, या फिर दूसरा विकल्प, इसे रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे ताकि हमें भविष्य में अच्छे रिटर्न मिल सके। विकल्प हम हर दिन चुनते रहते हैं। हम अपने खाली समय को मोबाइल पर फालतू की चीजें देखने में बर्बाद कर सकते हैं, या फिर उसी खाली समय को कोई स्किल सीखने में या अमीर बनाने वाली किताबें पढ़ने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चुनाव हमारा ही होता है। सबको दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। अब चुनाव आपका है। या तो इसे सोने में गुजार दो या फिर इसे सोना बना लो। समय, शिक्षा और पैसे के बारे में चुने हुए विकल्प या चॉइसेस ही तय करती हैं कि हम अमीर बनेंगे या नहीं। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और केवल आपको वह ताकत मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्ग में बने रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं और यह सीख लेते हैं कि किस तरह संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका है। हर दिन, हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। तरीका नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। आपके ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं है, और ऐसे दोस्त भी होंगे जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप उन सभी से कितना सीखते हैं और पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश करते हैं। अक्सर यह पाया गया है कि अमीर और गरीब दोस्तों में अंतर सिर्फ इतना होता है
कि पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, वे निवेश के बारे में बात करते हैं, पैसे को कैसे बढ़ाना है इस बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये उनका घमंड है, बल्कि वे इसमें रुचि रखते हैं। इसलिए हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमसे उन्हें। लेकिन ऐसे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे और निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। निवेश की बात आते ही वे बहाने बनाने लगते हैं और नेगेटिविटी दर्शाने लगते हैं। इसलिए हम अमीर दोस्तों से सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और गरीब से हम सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। गरीब या डरे हुए लोगों की कभी मत सुनिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे लोग हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनकी सोच अमीरों वाली नहीं होती। जब भी आप उनके सामने कोई निवेश की बात रखेंगे, वे हमेशा आपके सामने समस्याएं गिनाने लगेंगे। वे हर संभव ये बताने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ करने में कितनी समस्याएं आ सकती हैं और वो चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहे और भीड़ के साथ न चले। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं और जब वहाँ भीड़ आने लगती है तो मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडिया के बिग बुल के नाम से जाने वाले स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी का टाइटन कंपनी में निवेश। उन्होंने वो शेयर तब खरीदा जब वह कंपनी बिल्कुल फेमस नहीं थी और लोग उसमें इन्वेस्ट करने से कतराते थे। लेकिन उन्होंने कंपनी के फंडामेंटल्स की अच्छे से जांच करके उसमें सिर्फ 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से करोड़ों शेयर खरीद लिए और कुछ साल तक आराम से इंतजार करते हुए बैठ गए। और जब कंपनी फेमस हो गई तो इतनी भीड़ आई कि आज टाइटन के एक शेयर की कीमत 3400 रुपीज़ के आसपास है और आज उनका निवेश अरबों का हो गया है। तरीका नंबर 4, किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाए और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख लें। आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। उसी तरह से आप अमीर बनने के फॉर्मूले सीखेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। लेखक बताते हैं कि बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्ताहांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने वो फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की प्रैक्टिस करता रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा। एक और बात, आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। ये कला अनमोल है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। तरीका नंबर 5, इंडियन दाता बने। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियन ट्राइब्स की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे और गोरे या श्वेत प्रवासी इसे गिफ्ट समझकर रख लेते थे। लेकिन जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि वह गोरे प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ, एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण। यहाँ इंडियन शब्द भारत के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका में रहने वाले नीग्रो लोगों की आदिवासी ट्राइब्स के लिए यूज किया गया है। संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेज़ी आ जाएगी, जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। ये सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसा खोया भी है,
परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कहूँगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती, और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ। परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। तरीका नंबर 6, संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती हैं। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई लोग तो ज्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, नया फ्रिज, टीवी, मोबाइल या छुट्टियों के लिए नकद पैसा दिया होगा। 16 लोगों ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 4 लोगों ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। मेरे विचार में यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं, लेकिन अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे अपनी संपत्ति को पहले काफी बढ़ने देते हैं और उसके द्वारा मिलने वाले ब्याज के पैसे से अपने लिए विलासिता की चीजें खरीदते हैं। इससे उनकी संपत्ति भी बनी रहती है और उनके शौक भी पूरे हो जाते हैं। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। ये रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। ये आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। तरीका नंबर 7, सिखाओ और आपको हासिल होगा। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चल रहा है, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपना समय और ज्ञान तो दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूँ, वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते थे। वे हमेशा कहा करते थे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है। जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा धर्मार्थ संस्था को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा, जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो पहले उस चीज को दे दें। बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैंने ऐसा किया है और इससे फायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है, और इसीलिए मैं वही चीज देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसा देता हूँ, और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं लोगों से संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ, और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंसानों को देना चाहिए। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंडी रात में लकड़ियां लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियों को अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दें, और यह कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूँ, और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई है। इस बुक की कंप्लीट समरी हमने पहले ही बनाई हुई है, जिस पर मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं।
ये बुक इतनी पावरफुल है कि आपके सामने संपत्ति बनाने का रास्ता खोल देगी और आपको अमीर बना देगी। अगर आपने ये कंप्लीट बुक समरी की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। इसकी लिंक आपको ऊपर आए बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।